नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए दोस्तों। तो आज जो है करंट अफेयर के टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस में हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कि हम टॉपिक पे पहुँचें, आप अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे वो भी इस वैल्यूएबल करंट अफेयर को समझ सकें। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में जो है करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा रोल है। चाहे वो IAS हो, PCS हो, कोई भी स्टेट हो या कोई भी इवन छोटे एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे में भी करंट अफेयर अच्छे खासे सवाल आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल होते हैं। अगर फैक्चुअल के लिए आपको समझना है तो आशु सर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो देख लिया करिए। और अगर टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस चाहिए तो उसको हम पढ़ाते हैं, उसमें को आप देख लिया करिए। कोई भी टॉपिक जो उसमें क्या है, क्यों है, किस तरह है, कब शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ों की डिटेल एनालिसिस हमारे द्वारा दिया जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं नागरिकता। जैसा कि नागरिकता, अच्छा जो भी टॉपिक होगा याद रखिए, ये तो पता ही होगा कि वो स्टैटिक जो बेसिक चीज़ होती है उसी में करंट आते रहते हैं ना। तो आप याद रखिएगा कि हम दोनों चीज़ डिवाइड करते हैं, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी और करंट में क्या है, क्यों है, किस तरह, इसको भी हम बताएंगे। तो आज का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप बोलते हैं जिसको, है ना। तो पहली बात तो इसकी बेसिक कुछ जानकारी उसको आप समझ लीजिए। बेसिक जानकारी में कि नागरिकता जो है क्या कहीं उल्लेख है तो संविधान में के भाग 2 में, ठीक है, भाग 2 में ही नागरिकता है। उसके बाद ये जो है संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता दिया हुआ है। लेकिन जो 5 से 11 तक में नागरिकता दिया हुआ है उसमें ऐसा डिटेल नहीं दिया गया है, डिटेल व्याख्या नहीं की गई है कब दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, किस हालत में दिया जाएगा। बस इतना दिया गया है कि बेसिक रूप से कौन होंगे भारत के नागरिक, उसके बाद पाकिस्तान से आने वाले और यहाँ से फिर इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले, फिर वापस आने वाले, इसी केसों के लिए बस दिया गया है अनुच्छेद, मतलब संविधान के अनुच्छेद में। इसलिए डिटेल जानकारी रखने के लिए एक कानून लाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955। यह नागरिकता अधिनियम 1955 में डिटेल अच्छी तरह से विस्तारित रूप से बताया गया है कि किस केस में किसको दिया जा सकता है, किस केस में किस तरह से किसका वापस लिया जा सकता है, सब कुछ किसमें दिया हुआ, नागरिकता अधिनियम 1955। याद रखिएगा कि इसी में संशोधन करने पर 2019 में आप देख रहे हैं कि इसी में जब संशोधन करे, प्रस्तावित तो कब से था, लेकिन 2019 में संशोधन करने के बाद जो है जिसको क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है ना, या एक्ट बोलते हैं। इसी के बाद CAA जिसको बोलते हैं, पूरा बवाल हुआ था, है ना, देश भर में विरोध भी हुआ था। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है, उसी में संशोधन होते रहते हैं। अब इसकी एक धारा है 5 और 6, है ना। धारा 5 और 6 क्या बताती है, जिसको सेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, वो ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता किन आधारों पर दी जा सकती है ना। तो बेसिकली जो है नागरिकता 2 आधारों पर दी जा सकती है, एक पंजीकरण के माध्यम से और दूसरा देशीकरण के माध्यम से। जो ये धारा सेक्शन है 5 है वो पंजीकरण की बात करता है, 6 जो है देशीकरण की बात करता है। अब क्या है, पंजीकरण में ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, इसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में 7 सालों से रह रहा हो, ठीक है, 7 सालों से, या तो भारत का मूल निवासी हो या तो स्वतंत्रता वाले अविभाजित भारत का व्यक्ति रहा हो और वह जो है किसी अन्य देश में, या तो किसी अन्य देश में रहा हो या तो अविभाजित भारत का वो सदस्य रहा हो, तो वो अगर 7 सालों तक इंडिया में रहा है तो वो क्या कर सकता, पंजीकरण के माध्यम से कर सकता है। या तो वो जो है किसी भारतीय महिला से या किसी भारतीय पुरुष से अगर कोई शादी किया है विदेशी व्यक्ति और 7 सालों तक वो भारत में रहे तो वो भी पंजीकरण के माध्यम से जो है नागरिकता हासिल कर सकता है। दूसरा देशीकरण के केस में ऐसा व्यक्ति जो 12 सालों से भारत में रहा हो और आवेदन करने से पहले 12 महीने तक जो है भारत में रहा हो कानूनी, उसको जो है देशीकरण के माध्यम से, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, देशीकरण के माध्यम से जो है वो नागरिकता भारत की हासिल कर सकता है। ये तो रही अपनी बेसिक जानकारी, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा कि आगे क्या हुआ, करंट में क्या हुआ। तो करंट का अगर हम देखेंगे कि समसामयिक क्या घटना घटी है, जिसको आप करंट बोलते हैं, है ना।
करंट में क्या ऐसा न्यूज हुआ है, करंट न्यूज, तो उसमें आप देखेंगे करंट न्यूज में, ठीक दोस्तों, कि इसमें जो है अभी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। उसने एक अधिसूचना जारी करके बोली है कि ऐसे व्यक्ति जो 3 देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ के अल्पसंख्यक इन तीनों देशों में कौन है, जो मुस्लिम नहीं होंगे, है ना। और मतलब उस अल्पसंख्यक में 6 नाम दिए गए हैं। कौन होंगे, हिंदू होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, बौद्ध होंगे और जैन होंगे, ठीक है। तो इन लोगों को जो है, इन 6 धर्मों के व्यक्तियों को बोला गया है कि आप भारत में निवास कर सकते हैं ना, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हैं ना। तो अब उसी के संदर्भ में इधर तो आप देख रहे हैं कोविड आ गया, CAA लागू नहीं हो पाया, ये चीज़ नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया है, होल्ड भी कर दिया है कि अभी लागू नहीं किया जा सकता, है ना। तो इस आधार पे अभी जो है मंत्रिमंडल ने एक अधिसूचना जारी करके बोल रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है दीर्घकालीन वीज़ा जो है, दीर्घकालीन वीज़ा के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। तो अब मुद्दा आता है कि दीर्घकालीन वीज़ा क्या है ना। दीर्घकालीन वीज़ा, दीर्घकालीन वीज़ा, है ना, लॉन्ग टर्म, इसको लॉन्ग टर्म वीज़ा बोलते हैं ना। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या है, ठीक। सरकार देखिए, जो सरकार ने कल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाई थी, नागरिकता संशोधन नियम, उसमें एक प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति नागरिकता हासिल कर, उस अधिनियम के तहत नागरिकता हासिल करने से पूर्व दीर्घकालीन वीज़ा उसको प्राप्त करना अनिवार्य है ना। तो अब दीर्घकालिक वीज़ा क्या है, दीर्घकालिक वीज़ा 2011 में सबसे पहले कब आया था, 2011 में, ठीक है। सबसे पहले 2011 में लाया गया था और इसके तहत वो तो शुरुआत इस आधार पे की गई थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू और सिखों के लिए भारत में आने के लिए ये पहली बार शुरुआत किया गया था, दिया गया था, है ना। लेकिन वास्तव में दीर्घकालीन वीज़ा के तहत ये प्रावधान किया गया है, कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में 6 महीने से अधिक समय तक रहना चाहता है वह दीर्घकालीन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। इस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जैसे छात्र हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो ऐसे लोग आते हैं, है ना। तो अब दीर्घकालिक वीज़ा ये हो गया, उसके लाभ क्या क्या है ना, ये चीज़ जानना जरूरी है कि दीर्घकालीन वीज़ा के क्या क्या लाभ है। तो दीर्घकालीन वीज़ा प्राप्त करता व्यक्ति जो है एक छोटा सा घर भी खरीद सकता है। क्या कर सकता है, वो जो है घर खरीद सकता है कोई व्यक्ति, ठीक, घर खरीद सकता है, व्यवसाय की उसको अनुमति मिल जाती है और वह जो है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर सकता है, उसको दिया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और, उसको संपत्ति खरीदने का भी अधिकार होता है ना, वो संपत्ति भी थोड़ा खरीद सकता है कुछ आधार पे। तो ये हो गया दीर्घकालीन वीज़ा और उसके लाभ। तो यही प्रावधान किया गया है कि CAA मतलब सिटीजन CAA, जिसको क्या बोलते हैं, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। इसके तहत व्यक्ति अगर कोई नागरिकता लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले दीर्घकालीन वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। इस दीर्घकालीन वीज़ा की अप्लाई करने के लिए सरकार ने 10 साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं कि इसके लिए 10 साक्ष्य, है ना, 10 साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये है अच्छा, इसी अगर CAA के तहत नागरिकता हासिल करनी व्यक्ति को नागरिकता अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहला क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा होना चाहिए, मतलब दीर्घकालीन वीज़ा उसके पास होना चाहिए। 10 और भी साक्ष्य है ना, 10 और भी साक्ष्य हैं, इस आधार पर भी वो जो है नागरिकता के लिए हासिल कर सकता है। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अगर नागरिकता चाहिए तो उसमें सबसे प्रमुख चीज़ एक चीज़ है जो याद रखना है, शर्त है कि वह गैर प्रवासी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैर होना चाहिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ये सबसे प्रमुख चीज़ आप याद रखिएगा। या जो गैर प्रवासी नहीं बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, अवैध, हाँ, वो अवैध व्यक्ति, अवैध प्रवासी न हो। नागरिकता प्राप्त करने के लिए
जो पहली शर्त है या सबसे प्रमुख शर्त है वो है कि वह अवैध प्रवासी न हो। अवैध प्रवासी में कौन कौन लोग आएंगे? अवैध प्रवासी, है ना। अवैध प्रवासी में कौन कौन लोग आते हैं, याद रखिएगा। अवैध प्रवासी में ऐसा व्यक्ति जो बिना वीज़ा का आया हो इंडिया, या ऐसा व्यक्ति जो गलत तरीके से वीज़ा हासिल कर लिया हो, या ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में आया हो उसकी वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है, तो इस केस के लोगों को अवैध प्रवासी बोलते हैं। अगर व्यक्ति कोई अवैध प्रवासी है तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती, न पंजीकरण, न देशी का, न जो है CAA के माध्यम से ही मिल सकती है। तो ये रहा आज की टॉपिक। इसमें कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं कि CAA की बात आ गई है तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें, चलिए दोस्तों, एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है ना। इसमें एक भी चीज़ और भी था कि अगर CAA के लिए अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसमें नागरिकता जनसंख्या रजिस्टर है ना। जनसंख्या रजिस्टर में अगर उसका व्यक्ति का नाम है तो वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, NPR जिसको बोलते हैं ना, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके तहत अब यह नागरिकता रजिस्टर क्या है, जनसंख्या रजिस्टर क्या है, जनसंख्या रजिस्टर है ना। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जनसंख्या का या देश के रहने वाले लोगों का रजिस्टर होगा। इसमें याद रखिए जनसंख्या शब्द है, नागरिक शब्द नहीं है। जनसंख्या का मतलब ये हुआ चाहे वो विदेशी हो व्यक्ति या भारतीय हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो जनसंख्या में शामिल होगा। हाँ, बस विदेशी अब पता चला कोई 2 दिन के लिए आया उसको भी दर्ज कर दिया जाए तो बहुत तो दिक्कत हो जाएगी कि रोज़ आ रहा जा रहा यही पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं, 6 महीने अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से रह रहा भारत में या 6 महीने रहने वाला है तो उस व्यक्ति को भी जनसंख्या रजिस्टर में शामिल कर लिया जाता है ना। तो इससे क्या होता है उसमें, तो ये है जनसंख्या रजिस्टर। ये सबसे पहले जनसंख्या रजिस्टर कब लागू किया गया था? 2010 में लाया गया था और 2015 में इसे क्या किया गया था? अपडेट किया गया था। अद्यतन बोलते हैं ना, अद्यतन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपडेट किया गया था ना। इसको अपडेट किया गया था 2015 में। तो ये रहा दोस्तों पहला हमारा टॉपिक। अब दूसरे टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। आज के दूसरा टॉपिक है दोस्तों टीका, है ना। टीका क्या है, इस पे हम आगे बढ़ते हैं, जिसको वैक्सीन बोलते हैं आप लोग। वैक्सीन या टीका क्या है, क्यों है, क्या है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन का मुद्दा, इस पूरे चीज़ों को हम देखते हैं ना। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड की बात चल रही, कौन प्रभावी होगा कौन नहीं होगा, वैक्सीन क्या है, इसको हम पूरी अच्छी तरह से देखते हैं। इसलिए हम आज पढ़ते हैं टीका। याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा जो टॉपिक वाइज हम पढ़ाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो पीछे आ गई होंगी पढ़ाए रहेंगे उसको हम भविष्य में फिर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। मार्कर नहीं चल रहा दोस्त, है ना। टीका वैक्सीन, है ना, है ना। टीका वैक्सीन क्या है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। टीका याद रखिएगा, वैक्सीन एक जो होता है एंटीजन होता है जो रोगाणु के खिलाफ हमारे शरीर में लड़ता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, टीका। ऐसा एंटीजन जो शरीर में जो शरीर में जो शरीर को बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके से लड़ने में हमारे शरीर को सक्षम बनाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं। ये एंटीजन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। किसी का एंटीबॉडी जो लड़ने में सहायक होते हैं, रोगाणु या जो रोगजनक जिनको जर्म बोलते हैं, जर्म से लड़ने में सहायक होते हैं, उनके लड़ने में सहायक होते हैं कौन, एंटीबॉडी तैयार होती है ना। तो ये हो गए टीका। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो टीका होते हैं ये एंटीबॉडी तो विकसित करते ही करते हैं, ठीक है। टीका एंटीबॉडी विकसित करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं टीका जनरली क्या है,
ये किसी भी बीमारी के प्रति दिया जा सकता है, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल। जनरली ये किसके लिए दिया जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए दिया जाता है। कम्युनिकेबल मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से फैलती हैं। कैंसर के लिए भी दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई कैंसर के लिए अभी नहीं आया है ना। तो ये चीज़ें हो गई टीका के लिए दोस्तों। अब आगे आते हैं, टीका या वैक्सीन काम कैसे करती है ना, इसकी क्रियाविधि क्या है, इसको हम समझते हैं। ये इसमें क्रियाविधि में जब शरीर है, मान लीजिए कोई इस शरीर का एक क्या है, सेल है। अब सेल में दो चीज़ें होती हैं, टीका जो भी जिस भी बीमारी का टीका हम देते हैं वो उसी बीमारी का कोई भी पार्ट के लिए या उसी बैक्टीरिया या वायरस का हम क्या कहते हैं, एंटीजन, उसको शरीर में एंट्री करा देते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्टिव हो या तो इनएक्टिव हो, है ना। इनएक्टिव मतलब या तो सक्रिय हो या तो निष्क्रिय हो। अगर सक्रिय होगा तो वह शरीर में एंट्री करेगा और इसके प्रति एंट्री करते ही शरीर में क्या होंगी, एंटीबॉडी जनरेट होंगी। लेकिन याद रखिएगा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता होगा कि अगर मान लीजिए उसी वायरस को हम शरीर में एंट्री करवा देंगे तो क्या होगा, अगर करा देंगे तो वही तो बीमारी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो होता है बहुत माइक्रो लेवल में, बहुत छोटी मात्रा में दिया जाता है, ठीक है, जिससे बीमारी न पैदा हो, हमारे शरीर क्या करे, उसके अगेंस्ट जो है काम मतलब कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ले। इसीलिए उसको एक बार या दो बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। दूसरा होता है इनएक्टिव फॉर्म में क्या करेंगे, इसी जो भी बैक्टीरिया या वायरस होगा उसके जो जर्म प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, उसी प्रोटीन्स को क्या करते हैं, शरीर में एंट्री करा देते हैं ना। जब शरीर में उसी प्रोटीन को एंट्री करा देंगे तो बॉडी जो है उसके प्रति भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। जब एंटीबॉडी उसके प्रति भी प्रोड्यूस करेगी तो क्या हो जाएगा, तो भी एंटीबॉडी बन जाएगी, है ना। तो अब जो कोविड के केस में है वो एक्टिव नहीं दिया जा रहा, वो क्या दिया जा रहा, इनएक्टिव दिए जा रहे हैं। याद रखिएगा, जब कोई चीज़ इनएक्टिव दिया जाएगा, इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इनएक्टिव रूम में जब देंगे तो अभी हमने आपको बताया तो प्रोटीन्स होते हैं वो बैक्टीरिया वायरस के, तो उसके देने के लिए एक कोई माध्यम होना चाहिए। माध्यम को वेक्टर आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर, है ना। एक कोई वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर ये बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं जो शरीर में किसी भी चीज़ को मतलब कि कैरी करने के लिए परिवहन होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो इस केस में भी वेक्टर दिए जा रहे हैं, है ना। अब वेक्टर की केस में दोस्तों वायरल वेक्टर भी इसको अब दिया गया तो उसको वायरल वेक्टर बोलेंगे। अब ये कोविड के लिए भी वेक्टर दिए जाते हैं, तो वह वेक्टर क्या है, वेक्टर चिंपैंजी का एडेनो वायरस जो कोविड के लिए दिया जा रहा वो किसका, चिंपैंजी का एडेनो वेक्टर है ना। ये क्या है, ये चिंपैंजी में पाया जाने वाला एक तरह का वायरस है ना। वह उसी में जो है इसके प्रोटीन्स को कैरी करके दिया जाता है। वो कौन सी प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन। क्या है दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन दिया जा रहा है इसके तहत, स्पाइक, है ना, स्पाइक प्रोटीन दिया जा रहा है। तो ये हो गई अपना प्रोटीन्स, मतलब कि टीका क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव इनएक्टिव होते हैं, किस प्रकार फंक्शन करते हैं, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, ये हमने आपको बताया। अब एक जो इसमें न्यूज़ है, न्यूज़ क्या है दोस्तों, इस चीज़ को हम देखते हैं ना, या इसके समसामयिक क्या है ना, मुद्दा क्या है। तो न्यूज़ में अगर हम देखते हैं, इसमें प्रमुख न्यूज़ में है कि अभी जो है एक रिसर्च कंडक्ट किया गया है, वो रिसर्च किया गया है कि कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन इफेक्टिव ज़्यादा प्रभावी है, एंड कोविशील्ड, है ना, कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो इस रिसर्च में, इस शोध में ये देखा गया कि कोविशील्ड जिस व्यक्ति को दिया गया उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई और ज़्यादा इफेक्टिव हुई बजाय कि कोवैक्सीन के। इससे ये पता चलता है कि कोविशील्ड जो है ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेरिजन किसके, कोवैक्सीन की तुलना में। ये है अपना न्यूज, है ना दोस्तों। तो ये रहा अपना
जैसा कि थोड़ा सा अगर इसको जानिए तो पीसीएस में पूरा उम्मीद है पूछने का कि कौन इंडियन से कौन मतलब कि भारतीय। तो याद रखिएगा कोविशील्ड किसने है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये यूके है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके मतलब इंग्लैंड, उसके सहयोग से या उसके रिसर्च के सहयोग से ये क्या बनाई जाए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई जा रही है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई जा रही है, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा स्वदेशी कौन सी है, अपना कोवैक्सीन, ये स्वदेशी है, मतलब कि भारत में इसका जो है इसका शोध किया गया और इसको बनाई गई है सारी चीज़ें। और इसका प्रोडक्शन कौन करती है, इसका भारत बायोटेक प्रोडक्शन करती है, ठीक है, भारत बायोटेक प्रोडक्शन इसका करती है दोस्तों ने। तो ये हो गया आज का टीका, टीका क्यों है क्या है इसको नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों हम चलते हैं। अगला आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार क्या होते हैं, क्यों न्यूज में है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या व्यवस्था की गई है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे रासायनिक हथियार में। रासायनिक, ये रेड वाला चल नहीं रहा दोस्तों, एक ही से देखते हैं, केमिकल वेपन्स है ना, रासायनिक दोस्तों सुबह के इस समय जो है 7:30 बज रहे हैं और गर्मी आप देख रहे हैं, क्योंकि कूलर तो चला नहीं सकते गर्मी में, इसलिए गर्मी तो देख रहे हैं पूरे पसीने से शायद भीगे हुए हैं। आपके लिए इन्हें मेहनत से लगे हैं वो आप लोग उठिए, जागिए और लग जाइए, जोश और जुनून के साथ लग जाइए, तैयारी कीजिए हमारे साथ। जब ही एग्ज़ाम कोविड का प्रभाव कम होगा आप एकदम एग्ज़ाम को जो है तोड़ मारिए, फोड़ दीजिए, बोलते हैं ना फोड़ देना, एकदम फोड़ दीजिए, इतनी बेहतरीन तैयारी करके रखिए हमारे साथ दोस्तों। आइए रासायनिक हथियार देखते हैं, केमिकल वेपन्स क्या होते हैं। सबसे पहले केमिकल्स वेपन्स है ना, ऐसा कोई भी केमिकल जिसको हम वेपन हथियार के रूप में यूज करते हैं वो क्या होता है, केमिकल वेपन्स बोलते हैं। इसमें कोई गैस हो सकती है, या तो कोई हथियार तो नहीं, कोई गैस हो सकती है, कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है, इन सब को लिए कोई ऐसा लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड के भाग में भी हो सकता है, जहर भी हो सकता है। अगर इन सबको हम देते हैं मास लेवल पे किसी किल करने के लिए हथियार के रूप में यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक वेपन्स बोलते हैं। न्यूज में क्यों है, न्यूज में दोस्तों इसलिए है कि अभी जो है केमिकल वेपन्स के लिए एक संस्था है, उसको बोलते हैं रासायनिक समय हथियार, या इसका दूसरा भी एक नाम है दोस्तों रासायनिक हथियार निषेध संगठन है ना। रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है इसने अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद को यह रिपोर्ट किया है या उसको ये बताया है कि सीरिया ने 17 बार जो है इसका प्रयोग किया है। किसका, रासायनिक हथियार का प्रयोग कितनी बार किया है, 17 बार सीरिया ने इसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये अब मुद्दा आ गया जी, 17 बार प्रयोग किया तो किसके खिलाफ किया होगा भाई, जनरल सी बात है, उसके नागरिक। सीरिया में विदेशी तो आएंगे नहीं, अब विदेशी के खिलाफ इतना बात तो करेंगे, अपने नागरिकों के ही खिलाफ। उसके नागरिक हो सकते हैं उस सरकार के पक्ष में हो या हो सकते हैं उसके विरोध में हो, तो ये मुद्दा रहती है, तो बहुत बड़े लेवल पर मुद्दा है। एनीवे ये चीज़ें हैं, तो हम आगे देखते हैं ना कि ये क्या है। रासायनिक हथियार मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, OPCW भी बोलते हैं। ये जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ये परमाणु अप्रसार संधि को लागू करने के लिए इसका गठन किया गया था। पर आप जो कि जानते होंगे परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या NPT भी जिसको बोलते हैं, कुछ सालों पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था। उसी को लागू करने के लिए ये जो है इसका मतलब कि शुरुआत की गई। तो ठीक है भैया, ये जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन हो गया, उसको लागू करने के लिए किया गया। तो इसके लिए कोई कन्वेंशन होगा, सभी लोग मिलेंगे आपस में बात करेंगे ना, उसके बाद तो किसी संस्था का संगठन होगा ना, सब पूरी दुनिया सहमत हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई संस्था बनानी तो हाँ, तो ये उसको क्या बोला गया, अब समय या कन्वेंशन बोलते हैं। तो एक कन्वेंशन किया गया, वो क्या नाम था, रासायनिक हथियार अभिसमय या रासायनिक केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये कब किया गया दोस्तों, ये 1997 में किया गया है ना, 1997 में किया गया। और उसी
समय उसी कन्वेंशन में पूरे विश्व के लोगों ने आपस में सहमति बनाई और उन्होंने एग्री हुआ कि हाँ एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए जो रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए काम करे। तो उस संस्था का गठन क्या किया गया, रासायनिक हथियार निषेध संगठन या ऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसमें और भी चीज़ें देख लीजिए। सुरक्षा परिषद होगा इसमें। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, ये तो 2000 ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसने सुरक्षा परिषद को अपनी लागू मतलब रिपोर्ट दिया है ना। लेकिन थोड़ा सा और भी जान लीजिए कि ये जो है केमिकल सुरक्षा रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है ये इससे 2011 से पहले जो है वह जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को दिया करती थी, सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट सौंपती थी हर प्रतिवर्ष। लेकिन उसके बाद से 2001 के बाद से ये जो है किसको देने लगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, ठीक है। अब इसने इतना अच्छा प्रयास किया, इतना अच्छा पूरे विश्व भर में काम किया था केमिकल वेपन्स को समाप्त करने की दिशा में कि इसको 2013 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया ना दोस्तों। तो ये पहला शायद ऐसा मतलब संगठन था जो इन्होंने बेहतर काम किया परमाणु हथियार निषेध के लिए, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, एक टॉपिक है दत्तक ग्रहण, है ना दोस्तों। अब दत्तक ग्रहण क्या है, अरे सारा लेक्चर में ही आपको बता दिए, ठीक है। आप लोग ध्यान देते जाइए कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन लिख देता हूँ, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ठीक। दूसरा क्या था, रासायनिक हथियार जैसे अब समय, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है, इन्हें लिख लीजिए। अगले टॉपिक दोस्तों शुरू करते हैं, दत्तक ग्रहण एडॉप्शन। क्या होता है दत्तक ग्रहण, क्या होता है दत्तक ग्रहण, क्यों न्यूज में है, क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ें हम समझेंगे दोस्तों। दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन, एडॉप्शन इसी को आप क्या बोलते हैं, गोद लेना। इसी को क्या आप बोलते हैं, गोद लेना या गोद लेना, इसी चीज़ को आप बोलते हैं दत्तक ग्रहण को ही, ठीक। इसका दूसरा नाम है गोद लेना, बच्चे को गोद लेना। किसको आप लेंगे, बच्चे को ही गोद लेंगे, जनरल सी बात है ना। तो गोद लेते हैं, है ना, दत्तक ग्रहण के लिए। देखते हैं क्या है, क्यों है, किस लिए न्यूज में है, न्यूज में ही है। तो इस पहली बात तो जान लीजिए कि न्यूज में क्यों है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड ने मतलब कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को डेथ किया है कोविड ने, इस सेकेंड वेव ने बहुत सारे लोगों की डेथ कर दिया है ना, बहुत बड़े लेवल पे कैजुअलिटी हुई है। तो यह न्यूज में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए, तो उनके बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए। बहुत सारे घरों में आप देख रहे होंगे, बहुत मतलब दर्दनाक चीज़ें आई हैं, घटनाएं सुनने में आई हैं, देखने को मिली, न्यूज़ में देखने को मिली है कि एक परिवार के पूरे परिवार, या कोई बच्चा है तो कोई औरत बची है तो किसी मात्र बुजुर्ग बचा है, सबके साथ 6 5 मेंबर ही डेथ कर गए दोस्तों। कितना मतलब आश्चर्य सी बात है ना। तो अब इस केस में क्या हुआ कि जैसे परिवार में पता चला बच्चे ही रह गए, कोई देखने वाला नहीं हुआ, तो बहुत सारे सोशल मीडिया ने संपर्क किया, वो सब किया, तो उनको शिक्षा मिली। बहुत लोगों को सोशल मीडिया नहीं कवर कर पाई, मीडिया वाले नहीं पहुंच पाए, तो क्या हुआ, ऐसे बच्चे के लिए पता चला कोई एनजीओ, कोई व्यक्ति जाता है कि मदद करने के नाम पे, उनको गोद लेना के नाम पर क्या करता है, उनका अवैध क्या कर देता है, व्यापार करता है, शारीरिक व्यापार में उसको लगा देते हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों को, है ना। तो ये मतलब कितना दुखद बात है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए अभी जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना, जो बालकों के अधिकार की बात करता है, संरक्षण उनकी करता, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, है ना। उसने बोला कि इस पे जो है निषेध लगा देना चाहिए। आज के डेट में कुछ समय के लिए कुछ इस पे रोक लगानी चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषम परिस्थिति को इसको देखते हुए इस बात पे निर्णय ले लिया कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो उसको लिए क्या करेंगे, हम निषेध लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मतलब कि ये न्यूज हो गया, ये दत्तक ग्रहण है ना। अब दत्तक ग्रहण या एडॉप्शन के लिए एक कानून है, दत्तक ग्रहण हाँ मतलब
उसके संरक्षण अधिनियम उसी के तहत क्या होता है, बच्चों को अधिक गोद लेने का अधिकार है। इसके लिए क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे, दूसरा जिले स्तर पे जो है क्या बनाया गया है, वो एक प्राधिकरण बनाई गई, अथॉरिटी बनाई गई है। उन अथॉरिटी से अनुमति लेकर के कोई व्यक्ति ऐसे बच्चों को गोद ले सकता है या जिसमें जिनके बच्चे अनाथ हो गए हों या जिनके बच्चे या अनाथ हैं या तो जिनके माता पिता का पता नहीं या माता पिता की अनुमति से। तो ये हो गया और भी प्रोसेस है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का दोस्तों करंट अफेयर। ठीक, डिटेल एनालिसिस में हम अपने डेली के सीरीज में आपको डिटेल बताएंगे। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा होता है दोस्तों जो आपको नहीं समझ में आता है, कुछ छूट गया है, कोई ऐसी चीज़ या तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपका जवाब देंगे। हम आपको ईमेल आईडी भी देते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी मेहनत के आपके लिए मेहनत से लगे हुए हैं, आपकी सफलता के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।